नमस्कार दोस्तों। चाहता तो था कि राम मंदिर को कुछ नहीं बोला जाए, लेकिन यहाँ से अच्छा हाँ होता। अयोध्या, जिस तरह से हम भारतीयों ने 200 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़कर देश को स्वतंत्र किया और एक संविधान का निर्माण किया, ठीक उसी तरह से अयोध्या में हमारे सेवकों ने शहीद का दर्जा दिलवाया अपने आप को, और एक पुलिस संघर्ष और बहुत सारे लोगों का शहादत इसमें शामिल था। हम भारत के लोग चाहते क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं? राम मंदिर लड़ाई 700 वर्षों से ही बहुत पीछे, 1000 वर्षों से भी पीछे चली आ रही थी, सेंचुरी से। शहीदों के खून से यह मंदिर बन रहा है, तो इसलिए यह बहुत ही पवित्र दिन है। 5 अगस्त बहुत ही पवित्र दिन है। जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला, इसी तरह से 5 जून भी भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसका जिक्र किया है। क्योंकि भाइयों, सबसे बड़ा युवा भाइयों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम लोग जाना किधर चाहते हैं, हम लोग चाहते क्या हैं? क्या देश में कंपोजिट नेशनलिज्म को जगह मिले, या फिर कल्चरल नेशनलिज्म को जगह मिले? आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि कंपोजिट नेशनलिज्म क्या होता है और एक कल्चरल नेशनलिज्म। कंपोजिट नेशनलिज्म क्या होता है और कल्चरल नेशनलिज्म क्या होता है? सबका साथ, सबका विकास, डाइवर्सिटी में यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक कंपोजिट नेशनलिज्म का एग्जाम्पल है। तो उसी और कल्चरल नेशनलिज्म में किसी एक धर्म प्रधान को अहमियत दिया जाता है, किसी एक संस्कृति को और एक भाषा को अहमियत दिया जाता है। ये कल्चरल नेशनलिज्म का सिंबल है। हम लोग चाहते क्या हैं भाइयों और बहनों? हम लोग क्या नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं? मैं कुछ किताबें पढ़ा, पटेल, नेहरू, अम्बेडकर, किताब में लिखा हुआ है, उन्होंने एक संविधान का निर्माण किया जिसमें सब कुछ जगह दिया गया। राज को धर्म से दूर रखा गया, जो यहाँ साफ तौर पर लिखित है। सेकुलर, सभी धर्म बराबर हैं, यह संविधान में लिखा गया। हमारा संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है, सरकार कोई सिंबल नहीं यूज कर सकती है किसी विशेष धर्म के खिलाफ बढ़ावा देने के लिए। किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई सिंबल नहीं यूज कर सकती है, यह साफ लिखित है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ मित्रों कि यह भारत में एक नए युग का शुरुआत है। हम लोग जा किधर रहे हैं? कल्चरल नेशनलिज्म की ओर। हम नहीं जानते मित्रों कि हम कहाँ जाएंगे। सत्ता सर्वाद जो हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 70 सालों के बाद फिर हमारे देश में गरीबी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, सिस्टम में करप्शन, पॉलिटिकल पार्टी में वंशवाद, ये सब बहुत ही गहरे जड़ जमाई हुई है। और हम लोग के जो राजनेता लोग हैं, जो रूरल हैं, वो पब्लिक के सॉल्यूशन को नहीं देना चाहते हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, इसमें क्या हुआ? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, इसमें रूरल वर्गों को, जो हमारे जो डिक्टेटर थे, वो जनता के बातों को नहीं सुनते थे और अपने मुकुट में हीरा लगाए हुए जड़े हुए रहते थे। वे पादरी से ना पैसा लेते थे, चंदा लेते थे, ना अमीर वर्ग से लेते थे, वो सिर्फ गरीब और किसान वर्ग से पैसा लेते थे।
तो वही जो आवाज़ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी, वो धीरे धीरे चिंगारी बढ़ रही थी। और एक दिन वह आग का रूप विस्फोट हुआ। उसको एक अच्छा लीडरशिप मिला और उस वक्त की परिस्थिति भी ऐसी थी कि क्रांति हो गई। तो भारत में भी ऐसा ही लगता है, खासकर बिहार में। जिस तरह से बिहार का हालात है, बाढ़ में लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारा राजनेता नीतीश, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वे हवाई यात्रा कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, जिसमें 100 करोड़ तक खर्च हो रहे हैं। यह बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों। तो हम लोग युवाओं को एक साथ आना चाहिए, एक मंच बनाना चाहिए और कुछ करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बहुत ही करप्ट हो गया, जो आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। और जो कुछ किताब में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन गरीबी का कारण यह भी था कि हम लोग 70 सालों से कंपोजिट नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सभी यूनिटी को, धर्म को एक रूप माना गया था, डाइवर्सिटी में यूनिटी लाया गया था। लेकिन हम लोग अब, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं कि कल्चरल नेशनलिज्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक सम्राट के समय में 500 सालों से लुप्त हो गया था, जो ना वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, मोदी जी को मैं सराहना देता हूँ। मैं इस पर सिर्फ न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। राम मंदिर पर मैं अपना कोई भी व्यू नहीं देना चाहती, ये सिर्फ मेरा व्यू है, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। कश्मीर जल रहा है, इस पर भी हमारे माननीय मोदी जी को कुछ सोचना चाहिए। और हम लोग स्विच ऑन हो गए हैं कल्चरल नेशनलिज्म की ओर, जिसमें किसी एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और कुछ तो नहीं, कुछ ज़्यादा है इसमें। ये भविष्य में हम लोग को पता चलेगा 100 साल बाद, 50 साल बाद, कि कल्चरल नेशनलिज्म को देश को फ़ायदा हुआ कि क्या कल्चरल नेशनलिज्म को देश को घाटा हुआ। क्योंकि हम लोग कंपोजिट नेशनलिज्म को बहुत देख लिए, 74 साल 75 साल देख लिए, और उसमें गरीबी, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, सिस्टम में करप्शन, सब मामूली से सुधार हुआ है। राजनेता लोग 90 साल में रिटायर होते हैं तो अपने पिता, अपने पुत्र को, अपने भतीजे को, अपने सहसंगमति को इस पॉलिटिकल पार्टी में ढकेल देते हैं, उसे आसीन कर देते हैं। 1974-84 में 30% युवा थे भारत में, MLA, MP, लेकिन वह बहुत कम की बात है मित्रों। 2020 में वह घट के मात्र 7% रह गया, और 80% नेता जो भारत में हैं, पदासीन हैं, वो वंशागत हैं। चाहे अब कोई भी नेता का हिस्ट्री डाटा कलेक्ट कर लीजिए, मैं यह अपने डाटा के अनुसार कर रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। और कंपोजिट नेशनलिज्म कहता है कि सभी धर्म का उदय हो। यहाँ महावीर के लिए भी जगह है, यहाँ महावीर के लिए जगह भी है, जैन के लिए भी जगह है, बौद्ध के लिए भी है, हिंदू के लिए है, और इस्लाम के लिए भी है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी है। ये हमारा कंपोजिट नेशनलिज्म कहता है, जो कल्चर था। लेकिन हम लोग अब मोदी जी के नेतृत्व में कल्चरल नेशनलिज्म की ओर अग्रसर हो गए हैं। और मैं दंगों पर आता हूँ। 1984 का दंगा, 2000 का गोधरा कांड, 2001 का गोधरा कांड गुजरात में जो हुआ था, और बहुत से दंगे होते हैं जो 5 साल में, जहानाबाद में दंगा हुआ था, इसका क्या परिणाम हुआ? किताब में लिखा हुआ है, दंगों का क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ? इस देश को सांप्रदायिकता नहीं, बल्कि आपका सहयोग ही आगे लेकर जा सकता है। भाइयों बहनों, हम लोग क्या सोच सकते हैं कि भारत रातों रात अमेरिका बन जाएगा, चाइना बन जाएगा? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग फांसी के चाल से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। अब 72 का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं इसमें डिटेल में कभी और वीडियो में बताऊंगा 72 का फॉर्मूला। तो मनमोहन सिंह,
मोदी जी के बहुत ही फॉलोवर हैं, 14 करोड़ 15 करोड़ ट्विटर हैं। इस किताब में लिखा हुआ है अमल हो, जो धर्म के आधार पर वो देश को कंस्ट्रक्टिव बनाने में कुछ योगदान दे, ना कि देश को तोड़ने में योगदान दे। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि 1 अरब 25 करोड़ की आबादी सब एक साथ चलेगी, कदम से कदम मिलाकर, तो बहुत ही बड़ा जनशक्ति होगा। और इस किताब में है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसको लेकर उन्हें जो सत्ता परासी लोग हुए उन्हें पसंद नहीं होगा। नहीं, इस किताब में लिखा हुआ है डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है बोलने का अधिकार। हर एक लोगों को बोलने का अधिकार होना ही चाहिए, तर्क विचार का अधिकार होना चाहिए, आर्गुमेंट का अधिकार होना चाहिए। यह डेमोक्रेसी का असली अर्थ है। हम लोग का भारत का जो डेमोक्रेसी है बहुत ही पुराना है, और अमेरिका का डेमोक्रेसी हम लोग सिर्फ जैसा कम्युनिज्म नहीं है जिसमें किसी लोगों को बोलने का अधिकार को छीन लिया जाए। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ मैं अपने विदा करता हूँ आप लोगों को। जय हिंद।